नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। आज बात होगी मराठा आरक्षण की, जो कि लग रहा है पूरे देश का मुद्दा बनने वाला है। मराठा समुदाय के आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। 5 जजों की बेंच इस मामले को 18 मार्च तक अब सुनेगी। सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा था कि आरक्षण के मसले पर सभी राज्यों को सुना जाना जरूरी है, क्योंकि मामले का असर सभी राज्यों पर पड़ेगा। बेंच अब इस मामले में अगली सुनवाई 15 मार्च को करेगी। 15 मार्च से मराठा आरक्षण और इससे जुड़े संवैधानिक प्रश्नों पर सुनवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अब देश में आरक्षण की सीमा को 50% से ज्यादा बढ़ाया जाएगा? अगर हां, तो इसका असर कितना राज्यों पर पड़ेगा और क्या यह असर सकारात्मक होगा या नकारात्मक? महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग काफी लंबे समय से हो रही थी। इसे लेकर राज्य सरकार ने 2018 में मराठा समुदाय को 16% आरक्षण देने का फैसला किया था। सरकार के इस फैसले को लेकर के बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जून 2019 में आरक्षण के दायरे को 16% से घटा करके शिक्षा में 12 और नौकरी में इसे 13% तय कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट के मराठा आरक्षण पर दिए गए फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने मराठा आरक्षण पर सुनवाई करते हुए इंदिरा साहनी केस या फिर मंडल कमीशन केस का हवाला देते हुए इस पर रोक लगा दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई के लिए बड़ी बेंच बनाए जाने की आवश्यकता है और मराठा आरक्षण के लिए 5 जजों की बेंच अब इस मामले की सुनवाई कर रही है। सबसे पहले आपको यह बताती हूं कि अब तक देश में आरक्षण का प्रावधान क्या है। दरअसल अभी तक 15% आरक्षण अनुसूचित जाति को दिया जाता है। अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण है। 27% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी को दिया जाता है। अच्छा, 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के लोगों को मिल रहा है और राज्य की अलग अलग सरकारें अपने यहाँ की आबादी के लिहाज से एससी, एससी और ओबीसी के बीच में आरक्षण का वर्गीकरण करके इस आरक्षण को दे रही हैं। हालांकि आरक्षण सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण केंद्र सरकार कानूनी अमलीजामा पहना करके दे रही है, जिसके चलते 50% का दायरा 2019 में ही टूट गया था। लेकिन अब कई सवाल हैं जिन पर आज चर्चा होनी जरूरी है और खबर फास्ट जिन सवालों को अपने मंच के जरिए उठाएगा, उन सवालों पर सबसे पहले निगाह डाल लेते हैं कि आज के सवाल आपका में क्या कुछ रहने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल, नौकरियों में आरक्षण 50% से ज्यादा देना कितना सही इसको मानते हैं? मौजूदा समय में आरक्षण व्यवस्था कितनी लाभकारी? जो मौजूदा समय की आरक्षण व्यवस्था है उससे कितना फायदा पहुंच रहा है? आरक्षण व्यवस्था में सुधार या फिर होना चाहिए एक आधार? एक सवाल ये कि क्या जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी? अब ये सबसे बड़ा सवाल है। इन्हीं सवालों पर आज सवाल आपका में इर्द गिर्द इन्हीं सवालों की चर्चा हम करेंगे। 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। नंबर्स के जरिए कॉल करके आप अपनी राय दे सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने सवाल। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो, इन नंबर्स पर कॉल करके मेहमानों से आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी राय आप दे सकते हैं। 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा देती हूं उनका। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं ऋषिपाल सिंह, प्रोफेसर विवेक सिंह है राजनीतिक विश्लेषक। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ऋषिपाल सिंह जी, आपका रुख करते हुए, क्या लगता है पेचीदगियां कितनी है इस मामले में? क्योंकि अभी तक भी जो 50% आरक्षण की बात कही जाती है वो 2019 में ही टूट चुकी थी। 50% से ज्यादा आरक्षण अभी भी कई राज्यों में दिया जा रहा है। तो अगर कानूनी पेचीदगियों की बात की जाए, वो कितनी है इसमें? सबसे पहले तो हमें समझना है कि आरक्षण का जो मुद्दा है हमारे देश में, वो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। वो किसी एक लाइन में या एक जजमेंट के अंदर हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते या उसको डिसाइड नहीं कर सकते। तो हर राज्य के अंदर उसकी जो परिस्थिति है वो बहुत अलग अलग है, मतलब उनको बहुत अलग तरीके से देखा जाता है। जब ऑलरेडी 1993 के अंदर जो इंदिरा साहनी वाला जजमेंट आके उसने सभी रोक लगा दी थी कि 50% से ज्यादा अब आरक्षण लोगों को नहीं दिया जाएगा, यानी जो भी राज्य सरकारें हैं उनके जो भी क्राइटेरिया रहेंगे वो उस 50% के अंदर ही रहेंगे जी। लेकिन उसमें दूसरा आरक्षण का जो आपने कहा अभी, जो निचले वर्ग के लिए 10% आया, तो ऐसी स्थिति में जो आरक्षण का मुद्दा है कई मामले फंस जाता है। इसीलिए केंद्र सरकार ने आज कहा कि जब अगर मान लीजिए केवल महाराष्ट्र सरकार अपने पास अपने मुद्दे को लेके आ रही है तो केंद्र सरकार को सुना जाए, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं असर बाकी राज्यों पड़ेगा जी। और ये राजनीति करने के लिए बहुत बड़ा लोगों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। कहीं ना कहीं लोग इससे प्रभावित हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से। तो इसलिए बहुत जरूरी, सरकार ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ये कहा कि ये जो मुद्दा था
जो इंदिरा साहनी वाला मुद्दा था, ये 5 जजों की बेंच ने डिसाइड किया था। अब इस मुद्दे को अगर डिसाइड कराना है तो कोर्ट ने कहा कि इसको रिव्यू करना है, क्योंकि सोशल फैब्रिक जो है, जो पिछले 30 साल से अब तक बहुत बदल गई है। जी। अब इसको बढ़ाना है, घटाना है, या इसको रिव्यू करके किस तरह से नया अमली जाम पहनाना है, ये अपने में बहुत पेचीदगी वाली बात है। ये किसी एक जजमेंट से डिसाइड होने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि सरकारें इन सभी मुद्दों पर जो विधानसभाएं हैं या जो हमारी पार्लियामेंट है, वो प्रॉपर तरीके से रिव्यू हो, और तभी कोई लॉ बहुत महत्वपूर्ण बात का जिक्र आप कर रहे हैं। आपके पास मैं वापस लौटती हूँ ऋषिपाल जी। मेरी टीम से रिक्वेस्ट है, एक बार स्टूडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए। एक दर्शक हैं एमपी से के नाथ जी, स्वागत है सर। जी हेलो। हाँ जी। हाँ आदरणीय मैडम जी, एक मेरा सवाल था जी। पूछिए सर। हेलो हेलो। हाँ जी सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ ये सर, जो आरक्षण के विषय में आ रहा है जी, सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, आरक्षण का बहुत अच्छा विषय है। और मैडम ये जो आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को दिया गया है, ये भी बहुत अच्छा है। एक मेरा छोटा सा सवाल है, अग्रवाल जाति को भी अल्पसंख्यक में रखा जाता है। हेलो। हाँ जी सर, पूरी कीजिए अपनी बात। हाँ, मैंने जो अभी बात की, अपने जो वैश्य समाज में अग्रवाल है, इनको भी अल्पसंख्यक वर्ग में रखने की प्रश्न किया है मैंने जी। सर बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। मैं आपका सवाल प्रॉपर तरीके से तो नहीं समझ पाई हूँ, कोशिश करेंगे जो मेहमान हमारे साथ बैठे हैं वो उसका अगर जवाब दे पाए तो। लेकिन प्रोफेसर विवेक सिंह, आपका रुख करते हुए क्या लगता है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना हित साधने की कोशिश कर रही हैं आरक्षण की बात को उठाकर, या वाकई 50% से ज्यादा आरक्षण कर देना, इससे कोई ना कोई फायदा राज्य के लोगों को मिलेगा, या फिर ये किसी पर्टिकुलर तबके को लुभाने की कोशिश पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा? देखिए पूजा जी, सारा खेल है पॉलिटिक्स का। हर पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि अगर उसको जनता को, वोटर को रुझाना है या उसको झुंझुना दिखाना है, तो कहीं ना कहीं वो सबसे सब पॉलिटिकल पार्टी, और मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करूंगा, सभी पार्टी के फोकस है कि अपने लोगों तक पहुंचने के लिए वे लोग इस आरक्षण का सहारा लेते हैं। आरक्षण इतने साल देश आजाद हुए हो गए और आज तक लगातार चल रहा है। अब देखिए इसकी नींव कहाँ पड़ी। आपको पता है कि हरियाणा हो, राजस्थान हो, या फिर महाराष्ट्र में जो मराठा आंदोलन है, यहाँ पर 2018 में जब महाराष्ट्र सरकार ने निश्चित किया कि यहाँ पर 16% आरक्षण मराठा समाज को दिया जाएगा। अब 16% का अगर हम आरक्षण कर दें तो आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में 52% ऑलरेडी आरक्षण दिया जा रहा है। इसको अगर हम 16 को ऐड कर देते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो जाता है, और इतना हम नहीं कर सकते आरक्षण। क्योंकि आपने अभी बात किया जो कहानी वाला केस था, उसमें इंदिरा कहानी के केस में क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पर आरक्षण जहाँ तक की बात है मैक्सिमम 50% के ऊपर नहीं हो सकता है। हालांकि राज्य सरकार ने भी 10% जो है बढ़ाया है इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, सामान्य वर्ग के, उनको देने के लिए। लेकिन मुझे बताइए, जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसके बाद एक फैसला लिया कि 12% और 13% जो आरक्षण है वही दिया जाएगा जॉब्स में और एजुकेशन खास करके शिक्षा के लिए, तो इस केस में अगर आप 52% प्लस 13% मिला दे तो महाराष्ट्र में 65% हो गया। तमिलनाडु के स्थिति में लगभग 69% वहां पर आरक्षण दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये संविधान के मूल भावना के विपरीत है। और संविधान जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या आरक्षण को 50% जो है इससे ज्यादा बढ़ाए जाने की आवश्यकता पड़ गई है। तो ये सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि देखिए जो पिछली बार जो आदेश आया था वहाँ कहीं कहीं उसमें 9 जजेस थे, जो बेंच थी 9 जज की थी, और अभी 11 जज बनाने पड़ेगी बेंच। और सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या जो सोशल फैब्रिक है, जो आज के डिमांड है, उसको देखते हुए क्या हम आरक्षण के जो परसेंटेज जो लिमिट है क्या उसको हम बढ़ा सकते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, लौटती हूँ आपके पास। एक दर्शक जगाधरी से जुड़ रहे हैं मेरे साथ, वापस आती हूँ प्रोफेसर विवेक सिंह आपके पास। नीरज है जगाधरी से। नीरज जी स्वागत है आपका। मैडम जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ और राजनीतिक नेता को नमस्कार करता हूँ। जी सर। मेरे सवाल ये है इनसे कि ये बजट में ये क्यों नहीं पास करते कि जिन कॉलेजों में, इंस्टीट्यूट में जो 8वीं 10वीं करके आगे नहीं पढ़े लिखे हैं, चपड़ासी मारी लग रहे हैं,
उनका वेतन ये 20,000 रुपए क्यों नहीं लागू करते? सर 8,000 में ना तो नीरज जी, अपने घर का खर्च आज होगा। मेरे साथ किसी पार्टी के कोई प्रवक्ता नहीं जुड़े हुए, इसलिए वो आपके इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आरक्षण के मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े इस मंच के जरिए। फिर से कभी जुड़िएगा जब सरकार का कोई प्रवक्ता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होगा। ऋषिपाल सिंह जी, हरियाणा में 75% नौकरियों में आरक्षण, प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण, इस बिल को भी मंजूरी मिल चुकी है। अच्छा, अगर हम आरक्षण के इतिहास पर नजर डालें तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने जब इस आरक्षण की बात उठाई थी तो सामाजिक समानता को ध्यान में देखते हुए ये बात उठाई गई थी। लेकिन आज जो 75% प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण की बात की जाती है, या फिर आरक्षण की बात मराठा आरक्षण को भी ले लीजिए, इसका कुछ ना कुछ लिंक उससे बिल्कुल भी नजर नहीं आता है, और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना हित साधने की कोशिश में इस तरीके के आरक्षण के मुद्दे को फिर से उठा रही हैं। इस पर आपकी क्या राय है? सबसे इम्पोर्टेंट तो हमें समझना है कि जो हम सुप्रीम कोर्ट ने जो इंदिरा साहनी जजमेंट के अंदर भी जो 50% की कैपिंग लगाई थी, आखिर उस कैपिंग को लगाने का मतलब क्या था, क्या पर्पस था? जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, जो हमारा राष्ट्र का जो स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हम ये चाहते हैं अखंड भारत की बात करते हैं, हर व्यक्ति दूसरी जगह जा सकता है, जाके संसाधन अच्छे हैं वहां जा सकता है, अपनी पढ़ाई कर सकता है, एजुकेशन कर सकता है, अपने को बढ़ा सकता है। लेकिन अगर हर राज्य ऐसे कर देगा तो 75% या 80% उन्हीं राज्य के लोगों को नौकरी मिलेगी। तो जो लोगों को आना जाना है, एक व्यक्तियों की जो कला का या मान लीजिए नॉलेज का, तो एक जगह से दूसरी का आना जाना है, वो तो रुक ही जाएगा। वो जो अखंड भारत की हम बात करते हैं, वो मजबूती की जो बात करते हैं, कैसे हो पाएगा? फिर तो पंजाब का भी पंजाब में रह जाएगा, हरियाणा का हरियाणा में रह जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं ऋषिपाल जी। आपकी बात के साथ एक और बात भी मैं ऐड यहाँ पर करना चाहूंगी। जो डाइवर्सिटी की बात की जाती है, टैलेंट में डाइवर्सिटी की बात की जाती है, उस पर भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा आगे। बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट है ना। अगर मान लीजिए एक टैलेंट है, एक लोग हैं, अगर लोगों को आगे अगर ये हम ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि एक राज्य के लोग दूसरे राज्य जा ही नहीं पाएंगे, सब कुछ उनको वहीं मिला और दूसरे राज्य के लोग वहां पर नहीं आ सकते, तो ऐसे में हम जब जो एक स्वस्थ प्रतियोगिता की हम बात जो कर रहे हैं, वो प्रतियोगिता वो इतनी स्वस्थ नहीं होगी, और हम इतनी अच्छी जो प्रतिभा है हम जो निकालना चाहते हैं वो आगे निकल नहीं पाएंगी। तो और देश के विकास पर इसका असर पड़ेगा। जी जी, देश के विकास पर भी इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि योग्यताएं जो है लगातार हम उसको एक अच्छा कंपटीशन नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वो लोगों के मन में भावना आएगी, हम हरियाणा के हैं, हम पंजाब के हैं, हम राजस्थान के, एक भारतीय की भावना जो है वो कहीं ना कहीं वो भारतीय भावना को कहीं ना कहीं ठीक पहुंचेगी। बिल्कुल, इसी बात पर मैं रिएक्शन लूंगी प्रोफेसर विवेक सिंह से, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हैं सुरेश राठी रोहतक से। सुरेश जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैडम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो आरक्षण दिया गया है हेलो सर, पूरी कीजिए, अपनी बात सुन रहे हैं। मैडम, मैं एक जानना चाह रहा हूँ, जो आरक्षण दिया क्या वो सामाजिक आधार पे दिया गया है या आर्थिक आधार पे? सर, अभी आरक्षण की बात चल रही है। 50% से ज्यादा इसकी सीमा को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों से जवाब मांगा गया। अभी आरक्षण की सीमा को बढ़ाया नहीं गया। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। प्रोफेसर विवेक सिंह, क्या आप ऋषिपाल जी की बात से सहमत हैं? जी, ऋषिपाल जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। बात ये होनी चाहिए कि आरक्षण कैसे खत्म हो, क्योंकि देखिए जब आरक्षण जो लागू किया गया तो उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव था, और कहीं ना कहीं जो लोग जो ऐसे वर्ग के थे जिनको मौका नहीं मिला था देश के विकास में, उनको आगे लाना था। तो अब समस्या ये है कि क्या हम कितने साल तक इसका हम प्रयास करेंगे? हमने ऑलरेडी 70-80 साल तो होने वाले हैं, हमने इतने सालों तक प्रयास किया, तो कितने साल हम और करेंगे? इसकी कोई लिमिट है कि नहीं? 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल, कितना साल तक ये चलेगा? कहीं ना कहीं जब आरक्षण होता है तो कहीं ना कहीं हमें देखना होता है मेरिट के साथ खिलवाड़ ना हो। और जो भाई साहब पूछ रहे थे कि आरक्षण किस आधार पे है, तो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण है, और यहाँ पे कोई आर्थिक आधार पे आरक्षण नहीं है। समस्या यह है कि जो एक ने बोला कि क्या इस बात को हम ला सकते हैं कि नहीं, तो अगर आप देखिए तो जो मंडल कमीशन जो 1979 में था, उसमें लगभग 3,747 कास्ट को उसने ला दिया, और उसने बोला कि ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में आते हैं। उसमें मराठा जो वो नहीं थे। पहली बात तो मराठा आंदोलन की एक प्रॉब्लम है, उसमें वो आते ही नहीं। तो हम अगर सब सरकारें अपने अपना सुविधा के अनुसार अपने अपने वोट बैंक को रिझाने के लिए अगर अलग अलग वर्गों के लोगों को, क्योंकि देखिए
अगर आरक्षण लाया गया था उसके बाद 1951 में इसको सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया था, क्योंकि वहां पे समानता का अधिकार था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया और उसमें बताया गया कि SC/ST के लोगों को स्पेशल दिया जाएगा प्रोविजन करके। तो कहीं ना कहीं जो आरक्षण का बात होनी चाहिए इसको कम करने की, और हम कितना बढ़ाएंगे, 50%, 60%, 70%, एक लिमिट होनी चाहिए, और जो कि सुप्रीम कोर्ट अभी तय करेगी। जी ऋषिपाल जी, क्या ये संविधान का उल्लंघन है? क्या ये संविधान की अवहेलना है? क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि किसी भी इंसान को किसी भी राज्य में जाकर के नौकरी करने का अधिकार है, राज्य सरकारें किसी को बाउंड नहीं कर सकती हैं। तो क्या आप मानते हैं अगर ऐसा होता है तो संविधान का उल्लंघन होगा? सवाल का जवाब देने से पहले एक मैं बात कहना आपको चाहूंगा आरक्षण के लिए। ये एक लीगल मैगजीन है, इक्वलिटी बिफोर इक्वल। हम अगर इक्वालिटी की बात करते हैं तो वो लोग काम करें, उनका इक्वल होना जरूरी है। जब आरक्षण की व्यवस्था लाई थी तो बहुत से लोग इक्वल नहीं थे। उनको इक्वल करने के लिए दोनों को और लोग के समान बराबर लाने के लिए कुछ सुविधा उनको दी गई। लेकिन अभी विवेक सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा, 80 साल हो गए हमें उन सारी सुविधा को देते हुए, और आज भी हम इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू करने के लिए कि हमें वो सारी व्यवस्था को रिव्यू करना है। और आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि अगर ये राज्यों की में अगर ऐसी व्यवस्था हो जाएगी, हर राज्य में अपने राज्य के लोगों को, जैसे महाराष्ट्र में मराठा की बात करते हैं, या पंजाब में अगर हम सिख की बात करते हैं, या मान लीजिए बंगाल में बंगाली की बात करते हैं, तो जो हमारी सोशल फैब्रिक है, जिसको हम राष्ट्र की भावना की बात कर रहे हैं, राष्ट्र को जोड़ने की बात कर रहे हैं, एक संपूर्ण राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कमजोर होगी। वो एक जो मतलब एक राज्य की भावना जो वो एक देश की, एक संविधान की जो भावना है उसको कमजोर करेगा। और ऐसा कभी भी संविधान बनाने वालों ने कभी नहीं चाहा था कि राष्ट्र की जो भावना है वो कहीं भी कमजोर हो। लेकिन जो अब पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो केवल अपने अस्तित्व साधने के लिए, केवल इस राज्य में इस बार हमारी सरकार आ जाए तो लोगों को लुभाने के लिए केवल इस तरह का हथकंडे अपना रही है। ऋषिपाल जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जब ये आरक्षण का मुद्दा उठा था तो समाज में समानता लाने के लिए उठा था, इक्वालिटी लाने के लिए। लेकिन अगर आज के परिवेश की बात की जाए, क्या आपको लगता है कि सामाजिक समानता पर नहीं बल्कि अब ये जातिगत होकर रह गया है? जो आरक्षण है वो आर्थिक असमानता के बेसिस पर दिया जाना चाहिए, ना कि जातिगत होकर? इसीलिए ना, देखिए इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या वर्ड इस्तेमाल किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिव्यू कीजिए, इस पूरे मुद्दे को रिव्यू किया जाए। कौन कौन सी ऐसी बहुत सी जातियां हैं जो पहले से अब तक काफी आगे आ चुकी हैं, और अब देखा जाए तो ध्यान से उनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी जातियों को रिव्यू किया जाए, और ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ सहायता देनी है, और ऐसे कौन से लोग हैं जो ऑलरेडी सहायता को पाकर समाज में आगे आ चुके हैं। तो रिव्यू किया जाए इस चीज को। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको बढ़ाया जाए, घटाया जाए। कि ये जो संविधान है, जो विधानसभाएं है, जो लोकसभा है, वहाँ के मेंबर बैठ के इसको रिव्यू करके सही आवश्यकता क्या है, कैसे नया हम कानून ला सकते हैं, कैसे जो अभी बहुत से लोग हैं जिनको उससे मतलब सुविधा नहीं मिली, तो हमें ये देखना है कि कैसे ये जो कानून कारगर हो सके। जी बिल्कुल। प्रोफेसर विवेक सिंह, क्या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए जिसकी जितनी भागीदारी हो उसकी उतनी ही हिस्सेदारी हो? यानी कि अगर एक पर्टिकुलर परसेंट किसी एक पर्टिकुलर जाति का है तो उसकी उतनी ही हिस्सेदारी होनी चाहिए? क्या ये सही है? जी ऑलरेडी जो आपने अभी गिनाया कि 7%, 15% और 27% जो SC/ST OBC को दिया गया है, इसी को ध्यान में रख के दिया गया है। और आगे जो 50% बचता है उसमें वो एज ए जनरल कैंडिडेट वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बात रही यहाँ पे राजनीति की, क्योंकि आरक्षण जब लाया गया था तो उसका उद्देश्य था कि 10-20 सालों में इसका हम कंप्लीट खत्म कर देंगे। लेकिन लगातार ये 70-80 सालों से टिक रहा है, और हो सकता है 70-80 सालों तक अगर ऐसी राजनीति चलती रही तो और आगे टिकेगी। तो कहीं ना कहीं हम जब मेरिट पर ध्यान नहीं देते, आज जो है 100 मार्क्स का पेपर में 10 नंबर लाने वाले को आप ले रहे हो, ठीक है, अगर वो असमानता है सामाजिक तो उसके लिए आप कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं उन वर्गों में भी, क्योंकि देखिए इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा गया है कि कास्ट को, वहां पे वर्ग लिखा गया है। तो अगर आप कास्ट के बेस पे टोटली जो है आप आरक्षण दे रहे हो, अब बताइए जनरल वर्ग में कितने गरीब लोग हैं, और जिसको हम बोलते हैं कि गरीब वर्ग जिसको हम मानते चलते हैं उसमें कितने अमीर लोग हैं। तो कहीं ना कहीं आरक्षण का जो बेस है वो कहीं ना कहीं उसको बदले जाने की आवश्यकता है। और ऋषिपाल सिंह ने बिल्कुल ठीक कहा है, यहाँ पर लोग समझ रहे कि अब हो सकता है आरक्षण और परसेंटेज इसका बढ़ जाए। रिव्यू करेगी
जो बेंच है, और उसके बाद ये हो सकता है बढ़े या हो सकता है घट भी सकती है। यानी कि कुल मिलाकर के आरक्षण के पैरामीटर्स को एक बार फिर से रिव्यू करने की जरूरत है। मैं लौटती हूँ आपके पास, एक दर्शक है अंबाला से, दलवीर जी, स्वागत है सर। दलवीर जी, अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए। हेलो। हाँ जी दलवीर जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। हेलो सर एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश कीजिए, टीवी का मैडम वॉल्यूम जी, हाई है आपका। हाँ जी, मेरा कहने का मतलब है मैडम, ये जातीय आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये इकोनॉमिक आधार पर होना चाहिए। चाइना हमारे से बाद में आजाद हुआ है, चाइना में आरक्षण है। चाइना में आरक्षण कैसे है कि उसकी पूरी विद्या, पढ़ाई का खर्चा, कपड़े का खर्चा गवर्नमेंट देगी, सर्विस एंट्री में कंपटीशन में आना पड़ेगा। ये जातीय आधार पर ही गलत दिया जा रहा है। ठीक है। और जो आज से 1500-2000 साल पहले देश की कंडीशन थी, जाति व्यवस्था, वो आज फिर ये नुकसान देगा देश को। आने वाले 50-60 साल में ये जाति व्यवस्था क्या करेगी देश का, ये आप भी समझते हैं और सारे समझते हैं पढ़े लिखे। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप जुड़े और अपनी बात रखी आपने। ऋषिपाल जी, ये बात बहुत मायने रखती है कि आज से आजादी से पहले देश में क्या व्यवस्था थी और आजादी के बाद देश की परिस्थितियां किस तरीके से धीरे धीरे सुधरी हैं, और आज देश बहुत अच्छे नक्शे कदम पर चल रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि इस वक्त देश में आरक्षण व्यवस्था में सुधार की जरूरत है या फिर आरक्षण व्यवस्था में एक आधार की जरूरत है? नहीं, देखिए, आरक्षण व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, क्योंकि कोई भी एक आधार जो है वो नहीं हो सकता। हमारे देश के अंदर परिस्थितियां, बहुत सारी परिस्थितियां हैं, क्षेत्र की बात की है और जातिगत व्यवस्था भी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा, आपने उस इंदिरा थानी वाले जजमेंट में भी कहा कि केवल इकोनॉमिक आधार अगर बनाएंगे तो शायद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। तो जरूरी है सारे फैक्टर को हम इस्तेमाल करते हुए इसकी समीक्षा करें और एक दोबारा से व्यवस्था नहीं बनाए। अगर जिन लोगों को वाकई आवश्यकता है उन लोगों को हम मतलब सुविधा दें और आरक्षण देके उनको हम आगे लेके आए, लेकिन समीक्षा इस समय होनी बहुत आवश्यक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप रिव्यू कीजिए इस समय, क्योंकि ऑलरेडी उस जजमेंट को भी आज से 30 साल हो चुके हैं। बिल्कुल। प्रोफेसर विवेक सिंह, फिलहाल आप क्या मानते हैं जो आरक्षण व्यवस्था अभी देश में चल रही है वो कितनी लाभकारी है, कितना फायदा उससे पहुंच रहा है लोगों को, और क्या उन लोगों को फायदा पहुंच रहा है जो वाकई जिन्हें इसकी जरूरत है? ये आरक्षण से फायदा उनको ही हो रहा है जिनको नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए इसको बात को कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, हर वर्ग में, और आप कोई भी कम्युनिटी आप ले सकते हैं, उसमें जो अमीर लोग हैं वही फायदा ले रहे हैं, और जिनको फायदा पहुंच सके, जो सच में गरीब है, जिनको आरक्षण चाहिए, गरीब मीन्स मैं असमानता की बात करता हूँ, सामाजिक, उनको चाहिए, उनको नहीं मिल पा रहा। उस वर्ग में जो बड़े लोग हैं, ऑलरेडी IAS सिटीजन, वही लोग इसका फायदा ले रहे हैं। देखिए, विडंबना यह है, जिस जाति व्यवस्था को बदलने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए आरक्षण चलाया गया था, अब आरक्षण का जो बेस है वो जाति ही हो गया है। दूसरी बात है, अगर हम आरक्षण का जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं अगर हम आर्थिक बेस पे ला दे तो काफी समस्याओं को हम कम कर सकते हैं। और तीसरा बात यह है, अगर आरक्षण का फायदा किसी ने भी एक बार ले लिया है तो दूसरी बार उसको या उसके परिवार को नहीं मिलना चाहिए, कम से कम ये व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। ऋषिपाल जी, आप कितना सहमत हैं प्रोफेसर विवेक सिंह की बात से, और आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि फिलहाल जो आरक्षण व्यवस्था चल रही है उससे कितना फायदा लोगों को पहुंच रहा है? पहली बात तो ये जो कहा, जो आर्थिक आधार हमारे हैं, आज देखिए जब हम बात करते हैं आरक्षण की तो एक होड़ लगती है, ये साबित है कि हम कितने पिछड़े हैं, हम कितना कम कमाते हैं। ये कैसी व्यवस्था है जहाँ समाज में लोग कोशिश ये करते हैं कि अपने आप को अच्छा दिखाएं, वहाँ पर आरक्षण आने के बाद या आर्थिक आधार आने के बाद लोग कोशिश करते हैं इनकम टैक्स ना दिया जाए। ये कोशिश कीजिए कि हमारी इनकम कम से कम हो, जिससे हम इसका फायदा उठा सकते हैं। दूसरा सवाल, आपने कहा कि इस समय की जो आरक्षण व्यवस्था है, ये आरक्षण की व्यवस्था सुचारू नहीं है, तभी सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा आज कि आप जो आरक्षण की जो कानून है, जो व्यवस्था है, उसको रिव्यू कीजिए। अगर ये सुचारू होती, सही होती, तो सुप्रीम कोर्ट को ये कहना नहीं पड़ता। तो उसको सही रूप से, सही कारगर बनाने के लिए एक बड़े पैमाने पर खुले दिल से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अपना ये
हित छोड़ना पड़ेगा कि भाई केवल हमें अपनी राज्य सरकार बनानी है। उनको बड़े स्तर पर सोचना पड़ेगा। अगर राष्ट्र की बात करते हैं तो पूरी व्यवस्था में एक बहुत आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता। लेकिन ऋषिपाल जी, जो राज्य सरकारों से सवाल पूछा गया है कि 50% से ज्यादा आरक्षण की सीमा को बढ़ाना, इस पर राज्य सरकारें क्या सोचती हैं? आपको क्या लगता है, क्योंकि आप कानून के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं, ये कितना फिजिबल है? नहीं, देखिए, सरकार जो राज्य सरकार है वो तो ये चाहेगी कि उस राज्य के लोग उनके वोटर हैं, उन वोटर को लुभाने के लिए वो तो ये चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को हम आरक्षण दें जिससे कि ये लोग हमें वोट करें, कम से कम इस बार तो हमें वोट करें। लेकिन उनकी ऐसी व्यवस्था कर देने से अगर हर राज्य ऐसे करेगा तो हम इस राष्ट्र के अंदर जो राष्ट्रीय भावना है उस राष्ट्रीय भावना को नहीं पनपा पाएंगे, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगी। और जो हमारा एक यूनियन की बात हो रही है, यूनियन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, वो यूनियन ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती है। ये तो एक थॉट प्रोसेस है, आप थॉट प्रोसेस की बात कर रहे हैं। नहीं, थॉट प्रोसेस नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मान लीजिए हम अगर दिल्ली में हम रहते हैं तो दिल्ली में काम करने वाले लोग जो हैं वो कितने लोग हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर से आए हैं। अगर ऐसा होता है दिल्ली में तो दिल्ली के लोगों को मिलेंगे, उनको नौकरी मिलेंगी, तो दिल्ली में काम करने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे ना आ पाते। ऐसे बॉम्बे के अंदर देखा जाए तो बहुत पंजाबी समाज है, बहुत मुस्लिम समाज है। और अगर ऐसे हर राज्य करने लगे कि हमारे राज्य के लोगों को ही इतने फीसदी नौकरी यहाँ पर मिलेगी, ऐसे कैसे चलेगा? एक मिनट आपने भी प्राइवेट सेक्टर की बात करी है। बिल्कुल। पंजाब के अंदर जो फार्मिंग है और हरियाणा की फार्मिंग है, वहां में अधिकांश लोग कहाँ से आते हैं? यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं। बिल्कुल। अगर वो लोग नहीं आएंगे और आप उनको जॉब नहीं देंगे, 75% आपके पास 75% लोग ही नहीं है जो आपकी फार्मिंग कर सके, तो कैसे होगा? ठीक है सर, बहुत वाजिब बात आप कह रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन समय की थोड़ी सी कमी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़े और तमाम सवालों के जवाब दिए। तो देखिए, जब भी देश में आरक्षण व्यवस्था की बात की जाती है, बहुत पेचीदा मुद्दा है और बहुत संवेदनशील भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इसे खुद से जोड़ करके देखते हैं। राज्य सरकारों की कोशिश रहती है कि कैसे अपने राज्य के लोगों को लुभा पाएं, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति पॉलिटिशियंस करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर आरक्षण व्यवस्था में आरक्षण की सीमा को 50% से ज्यादा बढ़ा दिया जाता है तो इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा? उसी राज्य के लोगों पर पड़ेगा, एक ऐसे तबके पर पड़ेगा जो कि टैलेंटेड है, मेहनत से काम करना चाहता है, लेकिन क्योंकि आरक्षण व्यवस्था में शामिल ना होने की वजह से वो कहीं ना कहीं उस मौके से, उस अपॉर्चुनिटी से पीछे रह सकता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है आज कि 50% से ज्यादा इस सीमा को बढ़ा देना कितना सही है, कितना गलत है, और ऐसा होगा या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। सवाल आपका मैं मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।